अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। कैपम के एक दो सवाल किए थे ना। हाँ, तो बस कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बाकी फिर एग्जाम क्वेश्चंस में और कंबाइंड क्वेश्चन में फिर से कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी की हेडिंग दी थी पहले, और इसको प्यार से कह लेते हैं केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसमें दो ही बातें हैं, या तो इररिडीमेबल होंगे या रिडीमेबल होंगे। अगर इररिडीमेबल हैं तो इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? हर साल डिविडेंड मिलेगा। कब तक? इररिडीमेबल है, वो मिलता ही रहेगा। और प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, तो जब जितना दिल करेगा उतना डिविडेंड देंगे, नहीं, रेट फिक्स तय है। तो इसका बिल्कुल वही फार्मूला है जो उधर केई का फार्मूला था, एनुअल डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू, वही। और अगर है रिडीमेबल, अच्छा वो वैसे तो आप छोड़ चुके होंगे, वैसे भी रिजल्ट के इंतजार में अब आप दिन गिन रहे होंगे सिर्फ, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे डिस्कस, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का ऑटम 23 अगर कर ले और पूछना चाहे तो मंडे को डिस्कस कर लेता हूं। ऑटम 23, उसमें एक स्टॉक का पॉइंट अच्छा है, एनआरवी और सब। ऑटम 23 एमएफए वाला बुक में होगा, तो अगर करना चाहें तो मंडे को कर लेते हैं डिस्कस। अच्छा, 2 दिन तो आप भूल भाल गए होंगे यार, क्या है। अच्छा, वो क्लिप गुजरा मेरी नजर से, वो जो मैं यहाँ खड़ा शायरी कर रहा था। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कहानी ये है कि हम लोग अभी के हालात में और कंपनी की जो अभी की औकात है उसके हिसाब से जानना चाह रहे हैं कि अगर अभी लोगों से पैसे मांगे तो वो कितना रेट हमें मांगेंगे। यानी हम इस वक्त मार्केट में लोगों की क्या डिमांड चल रही है ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और वो कैलकुलेट करने के लिए बुजुर्गों ने जो फार्मूले बनाए हुए हैं, उन फार्मूलों के पीछे, लॉजिक के पीछे अजम्पशन क्या है कि जिन लोगों ने भी ये प्राइसेस पीछे पड़ के सेट करवाई हैं, उन्होंने ये प्राइसेस कैसे कैलकुलेट करवाई हैं। इन्वेस्टर बन के सोचें, जो कल को कैश मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू उनके अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिस्काउंट। अगर अभी इस वक्त मार्केट में अभी प्रेफरेंस शेयर 120 रुपए का है, और इस प्रेफरेंस शेयर ने 1 2 3 4 साल में खत्म हो जाना है। 12 रुपए 12 रुपए 12 रुपए 12 रुपए और 100 रुपए वापस हो जाने। अजम्पशन क्या है, ये फिगर कैसे निकली होगी मार्केट वैल्यू? बुजुर्गों की अजम्पशन क्या है? इनकी डिस्काउंटिंग की होगी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, और जो आंसर आया होगा इनकी पीवी, वो इस प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू होगी। चलें, लेट्स से 8% निकालें पीवी की। डबल 1 3, ये प्राइस ऐसे निकली होगी। अच्छा, अब एक इन्वेस्टर अभी भी मार्केट में जाएगा और वो इतने रुपए का ये प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा। जिन बड़े बड़े लोगों ने प्राइसेस सेट करवा ली थी, वो अपनी प्राइस सेट करवा के साइड पे हो गए। अब एक आम चलता फिरता इन्वेस्टर मार्केट में जाता है, प्रेफरेंस शेयर इतने का खरीद लेता है। अगर वो इतने का खरीद ले, इतने का वो शेयर खरीद ले, इन्वेस्ट कर दे, और कल को उसको इतने कैश फ्लो मिलेगा, तो उस इन्वेस्टर का आईआरआर कितना होगा, कैसे निकाले? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। एक इन्वेस्टर है जो आज प्रेफरेंस शेयर
इतने का खरीदे, ये हो गई उसकी इन्वेस्टमेंट। और प्रोजेक्ट समझ ले इसको, पैसा लगाया, कल को इतना इतना पैसा इनफ्लो होगा, तो वो अगर इन्वेस्टर बन के एक IRR कैलकुलेट करना चाहे तो कितना निकलेगा? वो 8 ही निकलेगा। कैलकुलेट कर लेना, ये निकलेगा। तो फिर इस कहानी की बेस पे बुजुर्गों ने यह फरमाया कि अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का केपी निकालना चाहते हैं, यानी वो रेट ढूंढना चाहते हैं जो इसको रख के ये फिगर निकाली गई थी, तो आप एक काम ये करें कि आप IRR निकालें। जीरो पे मार्केट वैल्यू को रखें आउटफ्लो, और 1 2 3 जितने भी साल हैं एनुअल डिविडेंड को रखें इनफ्लो, और एंड पे जितनी रिडेम्पशन मिल जाएगी उसको रखें इनफ्लो। जितने साल रहते हैं इसके, जितना हर साल डिविडेंड मिलना है उसको हर साल इनफ्लो रखें, एंड पे जितने पैसे वापस होने हैं उसको इनफ्लो रखें, जीरो पे मार्केट वैल्यू को आउटफ्लो रखें, और जब इसका IRR निकालेंगे तो वो केपी होगा। ये बुजुर्गों ने फरमाया। तो कॉन्ट्रेक्चुअली तय होगी ना, प्रेफरेंस शेयर है, हमने अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं तो प्रेफरेंस शेयर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि हम इतने साल बाद आपको इतने रुपए वापस कर देंगे, FR1 रिडीमेबल एट पार या इतना, तो ये तय किया होगा। तो अगर प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल है तो केपी ऐसे है, और अगर रिडीमेबल है तो केपी ऐसे। और आपको यह ना लगे कि वो बात सिर्फ इक्विटी के लिए थी, तो यहां दोबारा लिख लेना, इन फार्मूलों में जो मार्केट वैल्यू इस्तेमाल हो रही है वो एक्स डिविडेंड होगी, ये फिर लिख लें बात। है जी, दोबारा क्या रिपीट कर दूं? सारा कुछ लेट आए हो? अच्छा, सारा कुछ करूं? अच्छा, फिर ये कहानी रिपीट नहीं कर रहा, ये बता रहा हूं, ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालनी है, इक्विटी की निकाल रहे थे वो खत्म हो गया, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, ये 3 चीजें हैं। हमने इन तीनों की कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखनी है और फिर इन तीनों का कंबाइन करके वेटेड एवरेज सीखना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो 2-3 दिन पढ़ा है वो बहुत है। अब मैं आ गया प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। तो प्रेफरेंस शेयर्स 2 ही बातें हो सकती हैं, FR1 दिया हुआ है ना, तो है तो भूल भाल गए होगे। प्रेफरेंस शेयर्स ना, वो जो आपने अगर पढ़ा होगा EPS वाला चैप्टर या चेंजेस इन इक्विटी, तो प्रेफरेंस शेयर्स या तो रिडीमेबल होता है या इररिडीमेबल होता है। इररिडीमेबल वो होता है जो जब तक बिजनेस जिंदा है पैसे लोगों को प्रिंसिपल वापस नहीं होगा, हर साल डिविडेंड पे होता रहेगा। और रिडीमेबल वो होता है जिसमें एक खास टाइम के बाद पैसे वापस हो जाएंगे। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल है तो इसके कॉस्ट का फार्मूला बिल्कुल ऑर्डिनरी जैसा ही है, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर में भी हर साल डिविडेंड मिलता रहेगा, इसमें भी हर साल डिविडेंड मिलता रहेगा, ये फार्मूला है केपी का। और अगर रिडीमेबल है तो फिर डिविडेंड हर साल नहीं मिलेगा, जितने साल रह गए हैं उतने साल तक मिलेगा, और फिर प्रिंसिपल अमाउंट वापस हो जाएगी। जरूरी नहीं प्रिंसिपल अमाउंट, हो सकता है रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो, एट पार हो, एट डिस्काउंट हो। तो इन्वेस्टर को ये सारा कुछ मिलेगा अगर वो आज शेयर इतने का खरीद ले। तो इसका जब IRR निकालेंगे वो केपी होगा। क्यों होगा वो जिनको बताया उनको ही नहीं समझ आया, तो मैं दोबारा क्या बताऊं इसका। सवाल लिखे। 8% 8%
irredeemable preference shares, 8% irredeemable preference shares are currently traded. ये 8% क्या चीज है? ये डिविडेंड का रेट है. आर करंटली ट्रेडेड एट 123 रुपए पर शेयर. फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए. करंट डिविडेंड विल बी पेड शॉर्टली. कुछ ही दिनों में इस साल वाला डिविडेंड पे होने वाला है. करंट डिविडेंड विल बी पेड शॉर्टली. केपी बताएं. हाँ जी, ऊपर क्या आएगा? 8 115. क्योंकि अगर डिविडेंड पे होने वाला है तो फिर ये कम डिविडेंड है, तो 8 रुपए निकाल देंगे तो एक्स डिविडेंड आ जाएगा और ये आंसर आएगा 6.96%. और लिखें 9% प्रेफरेंस शेयर. 9% प्रेफरेंस शेयर is currently traded at 116 116 रुपए. 116 रुपए. फेस वैल्यू 100 रुपए. फेस वैल्यू 100. Each preference share is redeemable. Each preference share is redeemable. बल्कि each क्या एक ही की बात हो. हाँ खैर है. Each preference share is redeemable at premium of 25%. At premium of 25% after 4 years. After 4 years. केपी बता दें. और अगर नहीं बताया कि एक्स डिविडेंड है कि कम डिविडेंड है तो बस एक्स डिविडेंड है. केपी निकालें. अच्छा, इस चैप्टर के लिए याद रख लें, जब लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग थी तो आईआरआर के लिए हम 2 रेट कौन से नॉर्मली लेते थे? 10 और 20. इसमें ना 10-20 ज्यादा हो जाएंगे तो आप 8 और 12 कर लें या 6 और 10 इस तरह से कर लें. 12 से ऊपर ना जाइएगा. इस चैप्टर के लिए आईआरआर निकालने के लिए 12 से ऊपर ना जाइएगा. 5 और 10 कर लें, 6 और 12 कर लें, 8 और 12 कर लें, 12 से ऊपर ना जाइएगा.
हाँ जी 9:30 के आसपास ठीक है बिल्कुल। हाँ जी 9.5% के आसपास प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट चाहिए। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, और इसको प्यार से क्या कह लें, केडी। ठीक है 9.5 कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ाने से पहले ना मैं आपको कुछ टर्म्स सिखा रहा हूं। अगर FR2 पढ़ा हुआ है तो उसमें ये चीजें सीखी हुई हैं आपने IFRS 9 में, लेकिन सबने तो नहीं पढ़ा होता, तो 2-3 टर्म्स सिखा रहा हूं, फिर फार्मूला पे लेके जाऊंगा। जब किसी बिजनेस में बोरो करना है तो या तो बैंक से लोन ले ले या फिर पब्लिक डेट ले ले, और इसकी मिसालें हो सकती हैं जो FR1 में बहुत सारी पड़ी होंगी, डिवेंचर्स, लोन नोट्स, TFCs, बॉन्ड्स, वो प्रेफरेंस तो बता दिया ना अलग से। ये मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, TFCs, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, ये सब पब्लिक डेट है। तो इन सब के बारे में कुछ कॉमन बातें बता रहा हूं, इन सब के बारे में। एक होती है फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। ये क्या होती है? अच्छा, इसको वैसे तो IFRS 9 में टर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन अभी आप लोग FR2 अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको मैं इंस्ट्रूमेंट कह रहा हूँ। एक इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, IFRS 9 में इस्तेमाल होती है चीज FR2 में। जो पढ़ चुके हुए हैं और अभी भूले नहीं हैं तो ये नाम सुना सुना सा होगा, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेंगे, जो दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मार्केटिंग कर देता हूँ कि इस दफा वाला जो FR2 का बैच है वो चल रहा है कितने बजे? 9 से 10:30। हाँ, और मैं टाइम पे आ जाता होता हूँ। तो फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू है, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है सेट बाय इशूअर। इशूअर कौन? जिसने बोरो करना है, वो पैसे लेके बदले में डिवेंचर इशू करेगा, तो इशूअर। तो इशूअर सेट कर रहा है इसको पर इंस्ट्रूमेंट which is used for certain calculations, for example coupon, premium, डिस्काउंट। ये फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू है। ये कूपन लिखा मैंने, ये बताता हूं भी क्या है। कूपन होता है पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। वो जो इंटरेस्ट पे करना होगा ना इसके ऊपर, वो कूपन है, और जो कूपन परसेंटेज है इज अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू। डिबेंचर इशू किए हैं
वो जो आप अब तक FAR 1 में जो डिवेंचर वगैरह का इंटरेस्ट रेट दिया होता था वो असल में कूपन रेट होता है, उसको कूपन कहते हैं। जो अब तक FAR 1 पढ़ के आपको इंटरेस्ट रेट का पता था वो कूपन है असल में। कौन सा? IFRS 9 FAR 2? हाँ जी वही। और इशू प्राइस क्या होती होगी? वो नाम से पता चल रहा है तो वो नहीं लिख रहा। इशू प्राइस क्या होगी? जितने पे इशू कर रहे हैं, रिडेम्पशन जितने एंड पे पैसे वापस करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट, अच्छा जो लोग टैक्स के चीते चीतियां बैठे हुए हैं इधर, प्रेफरेंस डिविडेंड अलाउबल डिडक्शन है? नहीं। इंटरेस्ट वो है, यानी अगर हम प्रेफरेंस शेयर के ऊपर 8 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं प्रेफरेंस के ऊपर, तो हमें ये 8 रुपए पड़ रही है कॉस्ट। लेकिन अगर हम 8 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमें ये कॉस्ट पड़ तो रही है, लेकिन इससे एक फायदा भी हो रहा है, टैक्स डिडक्शन मिलेगी। तो अगर टैक्स रेट 30% है तो हमें 8 रुपए इंटरेस्ट पड़ेगा, लेकिन इस पे 2.4 टैक्स बचेगा, तो हमें इफेक्टिवली इतना इंटरेस्ट पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर और कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर मेन फर्क यही है कि इस पे टैक्स नहीं बचता, इस पे टैक्स बचता है, बाकी सब सेम है। यानी अगर मैं इसमें डिवेंचर को रिडीमेबल बनाऊं तो इसमें डिविडेंड की जगह कूपन आ जाएगा, डिविडेंड की जगह कूपन आ जाएगा। ₹8 डिविडेंड की जगह ₹8 कूपन आ जाएगा, लेकिन इस पे चूंकि टैक्स बचना है 1 माइनस टैक्स रेट, ये फर्क पड़ जाएगा। अगर यही 8% प्रेफरेंस शेयर होता तो बस ऊपर ₹8 आता, लेकिन अगर ये 8% डिवेंचर होगा तो ₹8 1 माइनस टैक्स, 8 का 70%। और अगर रिडीमेबल है तो बताएं इसमें क्या चेंज करूं? डिविडेंड की जगह कूपन आ जाएगा और वो भी 1 माइनस टी। ये फर्क पड़ेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर होते तो यहां आता 8 8 8, अब आएगा 5.6 5.6 5.6। अच्छा ये तीसरी चीज प्रेफरेंस शेयर में भी हो सकती थी, लेकिन किताबी लिहाज से ज्यादातर ये डेट में ही पढ़ाई जाती है, वरना प्रेफरेंस में भी हो सकती है। वो है कन्वर्टेबल। ये क्या होता है? ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। ये नोट कर लें, फिर ये बताता हूं, क्योंकि इसी को चेंज करके ये बना दूंगा। अच्छा मेरे पास ना जगह कम थी, मैंने इसलिए कूपन के नीचे 1 माइनस टी लिखा है। जरूरी नहीं कि आप भी कूपन के 1 माइनस टी लिखें, इसीलिए लिख रहे हैं तो और बात है, वरना ये कूपन इनटू 1 माइनस टी है। हाँ मतलब
जीरो पे मार्केट वैल्यू को आउटफ्लो लिखते हैं, फिर कूपन 1 माइनस टी, कूपन 1 माइनस टी, कूपन 1 माइनस टी, कूपन 1 माइनस टी, और इधर एंड पे रिडेम्पशन अमाउंट। कन्वर्टेबल के केस में यहां पर आएगी हायर ऑफ, बाकी सेम रिडेम्पशन अमाउंट, कन्वर्जन वैल्यू। ये सवाल से सिखाता हूं क्या होती है। नोटेड? और ये फार्मूले पूरे कर दो ना इकट्ठे, वरना फिर बीच में सवाल डालता ना तो फार्मूले आपसे इधर उधर हो जाने थे। बस ये चौथी चीज, फिर सवाल सवाल सवाल। अगर बैंक लोन है तो वो भी तो डेट है, वो भी हमें कॉस्ट करेगा। तो बैंक लोन के लिए ना कोई आईआरआर निकालने की जरूरत नहीं है। जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है बस उसी को नेट ऑफ टैक्स कर लेंगे। यानी अगर बैंक 10% इंटरेस्ट हमें चार्ज करता है और 30% टैक्स रेट है तो 7%। सिंपली बैंक के इंटरेस्ट रेट को नेट ऑफ टैक्स कर लेंगे। देखें यहां तो आईआरआर इसलिए निकालने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं उन लोगों की सोच क्या थी। बैंक से लोन लिया है तो बैंक तो मुंह पे कह रहा है कि मैं इतना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तो जितना इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है सिर्फ उस रेट को नेट ऑफ टैक्स कर लेंगे। अगर बैंक 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और टैक्स रेट 30% है तो 10% इंटू 0.7 7%। ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेट। इसकी कर लेते हैं प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी सी। लिखें सवाल। सेवन परसेंट डिवेंचर्स 7% डिवेंचर्स are currently traded at 1012 रुपए 1012 सॉरी 00 नहीं 1012 1012 रुपए पर डिवेंचर। फेस वैल्यू पर डिवेंचर 1000 1000।
टैक्स रेट 25%, टैक्स रेट 25%. Each debenture will be redeemed. Each debenture will be redeemed at 10% premium after 4 years. 10% premium after 4 years. अच्छा, वो पिछले भी रिपीट कराया था, यहां भी रिपीट करा रहा हूं, यहां भी लिख लें. मार्केट वैल्यू कौन सी यूज होगी? एक्स 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 इंटरेस्ट. एक्स डिविडेंड नहीं, एक्स इंटरेस्ट. हाँ, एक्स इंटरेस्ट उसको कहते हैं, एक्स इंटरेस्ट वैल्यू है, मतलब एक्स कूपन नहीं कहते, एक्स इंटरेस्ट बोलते हैं उसको. करंट कूपन, सवाल चल रहा है, करंट कूपन इज ड्यू टू बी पेड शॉर्टली. अभी कूपन बस पे होने वाला है. करंट कूपन इज ड्यू टू बी पेड शॉर्टली. केडी निकालें, कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे. ये जो 1012 मार्केट वैल्यू दी हुई है, ये कम इंटरेस्ट है, हमें उसको एक्स इंटरेस्ट बना के लिखना. है, ये तो आपने सोचना है, इसलिए तो कम इंटरेस्ट वैल्यू दी है मैंने. मार्केट में डिबेंचर महंगा इसलिए बिक रहा होता है क्योंकि उन लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन में इंटरेस्ट मिलने वाला है. टैक्स तो हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं हमारे लिए टैक्स रेलिवेंट है. वो जो टेम्परेरी महंगा हुआ है उसमें टैक्स का कोई काम नहीं है.
हाँ जी, 9-9.5% के आसपास है। अब इसमें फिगर्स बता देता हूं आपको। मार्केट वैल्यू पे क्या रखेंगे? 942, क्योंकि कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट, ये तो मार्केट के लोगों की सोचे हैं कि कितना इंटरेस्ट अभी मिलने वाला है, वो टेम्परेरीली एडेड है, तो उनको तो पूरा 70 रुपए मिलने वाला है, या टैक्स कट के मिलेगा? टैक्स तो हमारा मसला है, हम कंपनी है, हम अपना केटी निकालने के लिए नेट ऑफ टैक्स कर रहे हैं। मार्केट में बैठे इन्वेस्टर को कितने रुपए मिलेंगे? पूरे 70, तो 1012 में 70 इंक्लूडेड है, वो निकालेंगे तो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू निकलेगी, और यहां पर बन जाएगा 70.75, 52.5, 52.5, 52.5, 52.5 और 1100। तो जब IRR निकालेंगे तो वो कुछ 9.5% के आसपास आ जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।